नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में धर्म योग। बाड़मेर में धर्म सभा में जिस तरह से योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने बयानों से अनुलोम विलोम किया, उसके बाद तो राजनीतिक जुबानी युद्ध की बाढ़ सी आ गई। रामदेव सनातन का महिमा मंडन करते करते इस्लाम की खामियों का उल्लेख करने लगे और जब स्वामी रामदेव बोले तो बात सनातन से निकलकर नमाज, जन्नत, जहन्नुम और 72 हूरों तक जा पहुंची। स्वामी रामदेव के धर्म योग से दोनों धर्मों की ओर से अब छिड़ गया है एक धर्म युद्ध। जहन्नुम से भी बेकार, लेकिन फिर भी लोग मुंह छुपाए, सिर पर टोपी रखे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम। बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। स्वामी रामदेव जी का बयान बिल्कुल सत्य है। सोचते हैं कि नमाज पढ़ लिया सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान के बाड़मेर में धर्म सभा का मंच सजा था। हिंदुत्व की पिच थी और बाबा रामदेव फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे काम करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लय में दिख रहे योग गुरु अचानक डीरेल हो गए और हिंदुत्व की शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते इस्लाम पर बोलने लगे और बाबा बोले तो बात जन्नत और जहन्नुम तक जा पहुंची। आप कोई मुसलमान से पूछो सारा धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज हिंदू की छोरी में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुंह से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद सियासी सुनामी सी आ गई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हें कारोबारी बाबा बता दिया तो जेडीयू ने उन्हें आस्था का सौदागर बताकर हमला बोला। बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे। तेल, घी, बिस्किट, पाउडर, नमकीन वो अच्छा बेचें। जो आदमी अपने शरीर को नहीं ढक सकता हो, उस व्यक्ति की क्या बात करनी है। ये वो लोग हैं जिन लोगों को देश से, देश के समाज से कोई मतलब नहीं, धर्म के नाम पर आस्था बेचने वाले गिरोह के सरगना हैं ये। बाड़मेर की धर्म सभा में बाबा रामदेव भरे मन से चर्बी पर चिंता जता रहे थे। तोंद कैसे आपको तबाह कर सकता है ये भी बता रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य, शुद्धि और शाकाहार की बात करते करते योग गुरु ने कोई और ही लाइन पकड़ ली। पोषण से पायजामे पर आ गए, कसरत व्यायाम से भटक कर दाढ़ी मूंछ की राह पकड़ ली। रामदेव के बयान पर अब धर्म युद्ध छिड़ गया है। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर छींटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मजहब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। स्वामी रामदेव जी का बयान बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से इस्लाम में हिंदू युवती बहनों को सिर्फ लब जिहाद करके मारना, हिंसा करना और नमाज पढ़ना ही धर्म मान लिया गया है, तो ये अपने आप में वो सोचते हैं कि नमाज पढ़ लिया सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे।
बाबा रामदेव के इस्लाम पर दिए बयान के बाद अब बयानबाजी तेज हो गई है। आप कोई मुसलमान से पूछो था धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज वो करो, चाहे हिंदू की छोरी उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप कर रहे करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि जो आदमी खता करता है, गुनाह करता है, या मुसलमान का चूंकि मिशन दूसरा है इस्लाम का, कि आज मरने के बाद में एक दूसरी दुनिया भी है जहाँ पर ये हम जो कुछ भी यहाँ करेंगे, गलत करेंगे तो उसकी सजा वहाँ मिलनी है। वो इससे बीजेपी को फायदा पहुँचाना चाहते हैं कि लोग धोखे में आकर बीजेपी के साथ हो जाए, बीजेपी की मदद करें। 24 में इलेक्शन होने वाला है, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि हम हार जाएंगे। बीजेपी खतरा महसूस कर रही है और इस वक्त राहुल वगैरह ने जो बड़ी मेहनत करी है, उस मेहनत का से भी उनको डर लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला ही, कांग्रेस ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। कांग्रेस ने रामदेव से बयान वापस लेने की मांग की। बिहार में भी रामदेव की बयान की गूंज सुनाई दी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने ट्वीट किया, बाबा रामदेव अदानी और मोदी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर रामदेव के इस्लाम पर दिए बयान पर हाल फिलहाल जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही है। देखना होगा कि रामदेव अपने बयान पर कायम रहेंगे या किंतु परंतु के साथ बताएंगे कि दरअसल बयान के पीछे उनकी असल मंशा क्या थी। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर बाड़मेर में हिंदुत्व के पिच पर योग गुरु स्वामी रामदेव फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, तो प्रयागराज में संगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री साधु संतों और लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवा रहे थे। जो बाबा 1 महीने पहले मंत्र, दरबार, सिद्धि, देवीय शक्ति की महिमा बताया करते थे, अब उनके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र, रामचरितमानस, घर वापसी जैसे मुद्दे आ गए। अब विपक्ष धर्मगुरुओं के इस प्रचार को बीजेपी के लिए बैटिंग के तौर पर देख रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने प्रयागराज में फिर ली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ। सनातनी हिंदू ऐसा बात बताओ, हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक। अपने दरबार में चमत्कार करने और मन की बात जान लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौजूद हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने की मांग करके सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हिंदुत्व के सबसे नौजवान ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अब वो जहां जाते हैं वहां जय श्री राम का उद्घोष होने लगता है। प्रयागराज में भी बाबा की एंट्री किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरह हुई। उन्हें देखते ही हजारों लोग जमा हो गए। बड़े बड़े संत भी उनके साथ मंच पर दिखने को लेकर बेताब दिखे। जब पर्ची वाले चमत्कारी बाबा ने संगम में माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाई थी, तो मीडिया के कैमरों का फोकस उन्हीं की ओर था। बाबा ने आज तक से बात करते हुए कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें एक साथ इतने संतों का आशीर्वाद मिला, लेकिन वो अपना एजेंडा बताना नहीं भूले। तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा मैया की डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है।
आपने क्या संतों से मुलाकात करी है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की आप मुलाकात नहीं, हमने आशीर्वाद लिया है। हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी है। डुबकी भी लगाई है? डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी लगाई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बार के बजट ने उम्मीदों का नया पिटारा खोल दिया है। कम टैक्स से लेकर सस्ते कर्ज तक कई नई सौगातों का ऐलान इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया है और इसके बाद उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ रोजगार की रफ्तार भी इस बजट के बाद एमएसएमई सेक्टर बढ़ा सकता है। देश की जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में वित्त मंत्री ने तोहफों की बरसात की है। देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजनों में शुमार एमएसएमई सेक्टर को टैक्स राहत से लेकर सस्ता कर्ज तक की सौगात वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दी। एमएसएमई सेक्टर जो कोविड में बुरी तरह हिट हो गया था, उसको 9,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी का सपोर्ट देने से 2 लाख करोड़ के लोन में बिना कोलेटरल के यूनिटों को मदद मिलेगी। उससे उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सफल होगी। एमएसएमई सेक्टर में जो कोविड के दौरान डिफॉल्ट का अमाउंट जमा हो गया था, गवर्नमेंट उसको भी 95% सपोर्ट दे रही है, तो इससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ हमारी सुधर जाएगी। बजट में हुए ऐलान के मुताबिक वो एमएसएमई कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है, उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 75 लाख के टर्नओवर वाले चुनिंदा प्रोफेशनल्स को भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। इसके पहले ये सीमा 50 लाख और 2 करोड़ थी। हालांकि इस छूट का फायदा केवल उन कंपनियों और लोगों को ही मिलेगा जिनकी नकद प्राप्ति 5% तक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आमतौर पर वो कारोबारी और प्रोफेशनल्स अपनाते हैं जो किसी बही खाते और वित्तीय रिकॉर्ड को नहीं रखते हैं। ये लोग ना ही किसी अकाउंटेंट को रखते हैं जो उनके लिए आईटीआर फाइलिंग कर सके। ऐसे में ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम उनके बड़े काम की है, जिसमें वो टैक्स के नियमों का पालन करने में सफल रहते हैं। इस बार सरकारों ने एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन करी है। 1% की कटौती करी है ब्याज दरों के अंदर और 9,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड अलॉट करा है एमएसएमई के लिए। यहाँ से एमएसएमई को जो बढ़ावा मिलता है, वहां से कंट्री की ग्रोथ के ऊपर तो इफेक्ट आता ही आता है। साथ ही साथ कई और नौकरियां भी उपलब्ध होनी शुरू हो जाती हैं। व्यापार की तरफ लोगों की दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बदलता है और टैक्स के अंदर कैपिटल जो गेन्स है, कैपिटल गेन्स के अंदर भी अच्छी रियायतें मिली हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए राहतों का पिटारा केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से क्रेडिट गारंटी स्कीम का नया रूप लाया जाएगा, जिसमें 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे गारंटी फ्री लोन की इस स्कीम का कुल आकार 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 की महामारी में मुश्किलों में आने वाली एमएसएमईज को भी राहत दी गई है। कोविड-19 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में असफल रही कंपनियों की जमा रकम का 95% सरकारी कंपनियों को वापस करना होगा। इस बार के बजट में स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाओं का ऐलान किया गया और इनमें सबसे बड़ा ऐलान कृषि क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप्स को लेकर किया गया। इसके बाद स्टार्टअप के द्वारा किसानों को नया मार्केट, नई तकनीक, नई आमदनी के रास्ते खोजना आसान होगा। इस बार के बजट में सरकार के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन बजट में पिछले साल के मंदी के चक्र में फंसे स्टार्टअप सेक्टर से लेकर एग्री सेक्टर के लिए नए स्टार्टअप शुरू करने तक कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में स्टार्टअप को आयकर में छूट देकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इसके लिए आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव की वजह से हुए नुकसान को आगे बढ़ाने के मुनाफे को 7 से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। जानकारों का मानना है कि महज चंद वर्षों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने वाला भारत इस बजट के बाद स्टार्टअप सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
वर्ल्ड बैंक की अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रदूषण की वजह से भारत को अभी तक 80 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बजट में ग्रीन ग्रोथ की दिशा में उठाए जा रहे इन कदमों से इकोनॉमी में और इकोनॉमी के कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में काफी मदद मिलेगी और साथ ही ग्रीन जॉब या रोजगार के ऐसे नए मौके और उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बार के बजट में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जिससे युवाओं का रुझान इस सेक्टर की तरफ बढ़े और यहां नए रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। इसके लिए सरकार ने बजट में कृषि कोष का गठन करने का ऐलान किया है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये कृषि कोष स्थापित किया गया है। इसके जरिए कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने का ऐलान करके अब इस क्षेत्र में नए निवेश की भी राह खोल दी है। इस ऐलान से कृषि की मुख्य समस्या मार्केटिंग का समाधान करने की कोशिश की गई है। स्टार्टअप के जरिए किसानों को बाजार का रास्ता मिलने से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्राहकों को कम कीमत पर कृषि उत्पाद मिल सकेंगे। अगर किसान स्टार्टअप बनाकर अपने उत्पाद खुद बेचेगा तो उसे ज्यादा फायदा मिलेगा। एफपीओ इसी योजना की मिसाल है। हालांकि कृषि के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े कई कारोबारी बजट में अपने क्षेत्र की अनदेखी से निराश हैं। अगर मैं बी कीपिंग की बात करूं या एपीकल्चर इंडस्ट्री की बात करूं, अभी भी इसको एग्रीकल्चर के अंदर ही कंसीडर किया जा रहा है। आज के समय के अंदर इंडिया वर्ल्ड के 5 जो बड़े हनी एक्सपोर्टर्स हैं या हनी पैदा करने वाले कंट्री में आ चुका है। पर अफसोस की बात यह है कि अभी तक इंडिया में एपीकल्चर या बी कीपिंग के ऊपर स्पेशल फंड या स्पेशल बजट के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता। इसके अलावा बजट में अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद करने के ऐलान से भी इस सेगमेंट को फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने का भी ऐलान किया गया है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।